और अजमेर से खबर है, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया है। देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का कल निधन हुआ था और कुछ ही देर में उनकी पार्थिव देह अजमेर पहुंचेगी। वासुदेव देवनानी के निवास पर पहुंचेगी पार्थिव देह। सीएम भजनलाल शर्मा भी सुबह 10 बजे अजमेर पहुंचेंगे, जहां वे देवनानी की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। देवनानी के घर के पास कई पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पत्नी का कल निधन हो गया था और आज कुछ ही देर में वासुदेव देवनानी के निवास अजमेर उनकी पत्नी की पार्थिव देह पहुंचेगी। सीएम भजनलाल शर्मा भी आज अजमेर जाएंगे। सुबह 10 बजे वे अजमेर पहुंचेंगे, जहां देवनानी की पत्नी के निधन पर सीएम भजनलाल शर्मा शोक व्यक्त करेंगे। देवनानी के घर के पास कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। तो कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया था और आज और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाल सिंह मेसा जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया है, आज उनका अंतिम संस्कार अजमेर में होगा, क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो अजमेर से खबर है, जहां वासुदेव देवनानी के पत्नी का पार्थिव देह अजमेर पहुंच चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा भी आज अजमेर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पत्नी का कल निधन हो गया था और आज उनकी पत्नी का पार्थिव देह अजमेर पहुंच चुका है। देवनानी के निवास पर उनका पार्थिव देह पहुंच चुका है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाल सिंह मेसा जुड़े हुए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह, देवनानी की पत्नी का पार्थिव देह अजमेर पहुंच चुका है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए साक्षी, कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का लंबे समय बीमारी के बाद निधन हो गया था जी। अचानक अजमेर में उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ एक अलग मेडिकल बोर्ड के जरिए उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका और कल उन्होंने अंतिम सांसें ली। इसके बाद पार्थिव देह को सिविल लाइन जो निवास है वासुदेव देवनानी के वहां लाया गया। वहाँ तमाम पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने पार्थिव देह को पुष्पार्पित किए और वासुदेव देवनानी और परिजनों को ढांढस बंधाया। आज सुबह करीब 6:30 बजे पार्थिव देह को अजमेर ले जाया गया है। यहाँ पर ऋषि घाट, शमशान घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी जो शव यात्रा निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साक्षी आज इस शव यात्रा में शामिल होंगे। वहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पार्थिव देह को, क्योंकि जो उनका निवास है अजमेर के मूल निवासी है, वो अजमेर निवास पर उनकी पार्थिव देह को रखा गया। तो तमाम जो वासुदेव देवनानी के परिवार वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ पहुंच रहे हैं। उनके चाहने वाले लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। पूरा अजमेर उमड़ रहा है आज वहाँ पर। एक अपने में क्षति मैं इसलिए कह सकता हूँ, वासुदेव देवनानी का जो स्पीकर है, पत्नी का निधन होना अपने आप में जीवन संगिनी का जब जीवन से जाना होता है तो एक बहुत बड़ी क्षति जीवन में होती है। उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि ये विधि का विधान है, इसके आगे किसी का बस नहीं चलता है साक्षी। फिलहाल ये है कि आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, पार्थिव देह उनके आवास पर है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, ढांढस बना रहे हैं और पार्थिव देह को पुष्पांजलि दे रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अजमेर पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया और आज उनका अजमेर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए कौशल, मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। कौशल, देवनानी की पत्नी का पार्थिव देह अजमेर पहुंच चुका है और क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी देखिए साक्षी, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी की पत्नी के निधन के बाद उनका पार्थिव देह अजमेर लाया गया है और यहाँ पर जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो की जा रही हैं। उनके पारिवारिक जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर हैं इस समय। और इसी के अलावा जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित जो अन्य संगठन, जो राजनीतिक संगठन है, उनके भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आने वाले जो वाहन हैं, बाहर से आने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके जो समर्थक हैं, उन सबके वाहनों की पार्किंग के लिए भी जिला पुलिस ने विशेष प्रबंध किए हैं। यातायात पुलिस ने एक आदेश जारी करते हुए
जगह जगह पर विभिन्न जगहों पर पार्किंग की सुविधाएं की है। इसी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय जो इकाई की जो पूरी विंग है वो यहाँ पर मौजूद है और माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू की जाएगी। 10-11 बजे के बीच में शुरू की जाएगी। बाकी जो समस्त रिश्तेदार हैं वो लगभग यहीं पे हैं और इस घटना से निस्संदेह जहां पर देवनानी जी के परिवार में दुख की लहर है, तो वहीं इस दुख की लहर से पूरा अजमेर भी डूबा हुआ है। साक्षी जी, कौशल, यहाँ पर सुरक्षा और यातायात को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया गया है? जी साक्षी, देखिए मैं बता चुका हूँ कि यातायात व्यवस्था को लेकर जो क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, मुख्यमंत्री भजनलाल भी अजमेर पहुंचेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए वीआईपी कारकेड के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जबकि जो अन्य दूसरे सामान्य तौर पर पहुंचने वाले लोग हैं उनकी 3 से 4 जगह पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की गई है। दोपहिया वाहनों की पार्किंग अलग तरीके से रहेगी, तो चौपहिया वाहनों की पार्किंग अलग तरीके से रहेगी। जो वीवीआईपी और वीआईपी कारकेट है उसे पुष्कर रोड होते हुए और जो उनका निवास है वहां तक उससे पहले लाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो भी सामान्य रहे और साथ ही जो आने वाले हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज अजमेर दौरा। आज सुबह 10:05 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद 10:40 पर अजमेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के आवास पर जाएंगे सीएम। वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शोक संवेदना के बाद मुख्यमंत्री का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज अजमेर दौरा है। सुबह 10:04 पर वे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वे अजमेर जाएंगे, जहां वासुदेव देवनानी के आवास पर पहुंचेंगे और उनकी धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शोक संवेदना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव देह देवनानी के निवास अजमेर पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अजमेर पहुंचेंगे, जहां वे देवनानी की पत्नी को शोक व्यक्त करेंगे। और अब दिल्ली से खबर है, जहां महिला क्रिकेट टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। आज महिला क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी और कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर मुलाकात होगी। तो दिल्ली से खबर, जहां महिला क्रिकेट टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। आज महिला क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी और कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। तो टीम इंडिया ने महिला विश्व वर्ल्ड कप में शानदार जीत दर्ज की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। तो कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। नाश्ते पर यह मुलाकात होगी और आज महिला क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी। और कल सुबह पीएम मोदी से नाश्ते पर मुलाकात होगी। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज अंता में प्रचार करेंगी। वसुंधरा राजे व सीसवाली अंता में कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेगी। प्रातः 10 बजे सीसवाली में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। दोपहर 3 बजे अंता के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। सांसद दुष्यंत सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश सिंह और कई नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अंता उपचुनाव 2025 को लेकर एक खबर है, जहां आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार करेंगी। दोपहर 3 बजे अंता के रामलीला मैदान में बूथ पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। सांसद दुष्यंत सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश सिंह, सिकरवार सहित तमाम जो भाजपा के नेता है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर एक खबर है, जहां आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अंता में चुनाव प्रचार करेंगी। वसुंधरा राजे सिसवाली व अंता में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। सुबह 10 बजे सिसवाली में बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेगी और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे अंता के
रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश सिंह समेत तमाम जो नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्र प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। चंद्र प्रकाश, वसुंधरा राजे आज अंता में चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यहाँ पर 2 जगह पर कार्यक्रम है। पहले 10 बजे सीसवाली में है, यहाँ पर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद रहेगा। उसके बाद में अंता में 3 बजे चमन रिसोर्ट में कार्यक्रम है, यहाँ पर भी बूथ अध्यक्षों से और जनप्रतिनिधियों से इनकी मुलाकात होगी शायद, और इनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज अंता में प्रचार करेंगी। वसुंधरा राजे सीसवाली व अंता में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे अंता में कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। सीसवाली में सुबह 10 बजे बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे अंता के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। बिहार चुनाव में मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा के साथ जुटी है। बीजेपी एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे समर्पण में जुटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं से संवाद करेंगे और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी दी है। आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 मनरेगा श्रमिकों को मतदान दिवस पर संवैधानिक अवकाश दिया जाएगा। मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक रोहिता सिंह तोमर के आदेशानुसार अवकाश रहेगा। तो मनरेगा श्रमिकों को मतदान दिवस के दिन अवकाश दिया जाएगा। मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक रोहिता सिंह तोमर के आदेशानुसार अवकाश दिया गया है। तो अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर एक खबर है, जहां श्रमिकों को मतदान दिवस के दिन अवकाश दिया जाएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज में वोटिंग होगी। पहले फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज बिहार में चुनाव प्रचार थम जाएगा और 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग होगी। पहले फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां आज चुनाव प्रचार थम जाएंगे। 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग होगी और पहले फेज में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजधानी जयपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। 22 गोदाम, सिविल लाइंस, सोडाला, रामबाग, टॉक रोड, सहकार मार्ग, महेश मार्ग, गोपालपुरा, निर्वाण नगर, मानसरोवर सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। तो आज एक बार फिर राजधानी जयपुर में मौसम ने करवट ली है। मौसम का मिजाज बदल गया है। आज कल सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। टॉक रोड, सहकार मार्ग, महेश नगर, गोपालपुरा सहित
कई क्षेत्रों में सुबह से ही आज बूंदाबांदी शुरू हुई और हल्की बूंदाबांदी ने शहर में ठंड को दस्तक दे दी है। तापमान में भी यहां गिरावट दर्ज की गई है और मौसम के बदलने के बाद जयपुर में एक बार फिर सर्दी ने दस्तक दे दी है। तो राजधानी जयपुर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम का मिजाज यहां बदल गया है। 22 गोदाम, टोंक रोड, सहकार मार्ग, महेश नगर, गोपालपुरा और निर्माण नगर सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई, जिससे आज राजधानी में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तो जयपुर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर शुरू। जयपुर के 22 गोदाम, मानसरोवर, गोपालपुरा, सिविल लाइन, सुढाला, रामबाग सहित कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई और बूंदाबांदी होने से यहां सर्दी बढ़ गई है। सर्दी ने दस्तक दे दी है। वहीं बूंदाबांदी के से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जो लोग हैं वो आज सर्दी के कपड़ों में नजर आए। तो जयपुर से खबर है, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी जयपुर का मौसम का मिजाज बदल गया है। 22 गोदाम, सिविल लाइन, सुडाला, रामबाग सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। गोपालपुरा, टोंक रोड, महेश नगर, मानसरोवर सहित अन्य इलाकों में आज सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। निरंजन, राजधानी जयपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। क्या कुछ अधिक जानकारी है, कहां-कहां बूंदाबांदी हुई और आमजन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल साक्षी, देखिए यहाँ पर जयपुर शहर का आज पूरी तरीके से मौसम सुबह से ही बदला हुआ है। जयपुर के कई इलाकों में जैसे मानसरोवर, मालवीय नगर, सांगानेर समेत कई इलाके हैं जहाँ पर सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पर देखी गई। हालांकि अभी मौसम जो है वो सामान्य है। हल्की सर्दी का एहसास मौसम जो है वो यहाँ पर करवा रहा है। देखिए राजस्थान के और कई जिलों की हम बात करें तो कई जिलों में इसी तरीके का मौसम जो वो देखने को मिल रहा है और हल्की बारिश की जो है वो संभावना मौसम विभाग ने जो है वो यहाँ पर जताई है। देखिए घने बादल यहाँ पर सुबह के समय जो है वो यहाँ पर जयपुर के कई इलाकों में जो है वो यहाँ पर छाए हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से मौसम जो है वो चेंज हुआ है। मौसम चेंज होने से सर्दी की दस्तक यहाँ पर हुई है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो सुबह जो मौसम बदला, सुबह जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शहर के कई इलाकों में देखने को मिली, तो उससे तापमान में गिरावट आई। तापमान में गिरावट आने की वजह से सर्दी की एंट्री एक तरीके से कहें तो जयपुर शहर के कई इलाकों में जो है वो मानी जा रही है। इससे आमजन का जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त जो है वो नजर आए। क्योंकि देखिए सुबह के समय अगर बरसात होती है तो सुबह के समय बरसात से जो मॉर्निंग वॉक करने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। उसके अलावा कई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर, जैसे लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो चेंजेज आया है, जो वस्त्र हैं लोगों के, वो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से बदल गए। अब जो है वो सर्दी के कपड़े पहनकर जो है वो लोग दफ्तरों की तरफ जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर राजधानी की हम बात करें तो राजधानी में आगामी 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मौसम विभाग जो कह रहा है मौसम जो है वो रहने वाला है। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ और आप जयपुर के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां दौसा मनोरपुर NH 148 पर फिर रफ्तार का कहर नजर आया। रायसर थाने के पास देर रात में ट्रक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक और पिकअप में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, वहीं परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मेर निवासी प्रकाश मीणा के रूप में चालक की पहचान हुई है। सूचना मिलने पर रायसर थाना प्रभारी हरदयाल मीणा पहुंचे। क्रेन और ग्रामीणों की मदद से पिकअप चालक और परिचालक को बाहर निकाला गया। पुलिस ने निम्स अस्पताल की मोर्चरी में
चालक का शव रखवाया, वहीं निम्स अस्पताल में परिचालक का उपचार लगातार जारी है। तो जयपुर ग्रामीण के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां रायसर थाने के पास ट्रक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, वहीं जो परिचालक है वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना प्रभारी, रायसर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चालक और परिचालक को बाहर निकाला और चालक के शव को निम्स अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। वहीं जो परिचालक है उसका भी इलाज लगातार निम्स अस्पताल में जारी है। तो काफी जोरदार भिड़ंत यहां देखने को मिली है। ट्रक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वसीम मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। वसीम, रायसर थाने के पास ये जोरदार हादसा हुआ है, यहाँ ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई, चालक की मौत हो गई, परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या कुछ अधिक जानकारी है, ये हादसा आखिर कैसे हुआ? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि गौतम मनोहर राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया था। रायसर थाना क्षेत्र के पास एक टैंकर और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें पिकअप के चालक और परिचालक बुरी तरह से पिकअप में फंस चुके थे। हालांकि हादसे की सूचना पर मिलते ही रायसर थाना प्रभारी हरदयाल मीना नए रास्ते से घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने क्रेन और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से पिकअप में फंसे चालक और परिचालक को बाहर निकाला और गंभीर रूप से वो दोनों व्यक्ति घायल हो गए थे। उनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से निम्स अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ से चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नगर निवासी प्रकाश मीना, जो पिकअप चालक था, और जो परिचालक था शंकर लाल के रूप में दोनों की शनाख्त हुई है। लेकिन आज जो कल की जो सूचना मिल रही थी वो पुलिस ने बताई है कि जो परिचालक शंकर लाल था उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमोरामगढ़ से खबर है, जहां रायसर थाने के पास ट्रक और पिकअप में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में चालक की मौत हो गई। और अब करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टाइगर का बाइक सवार युवकों पर हमला। गनीमत रही कि बाइक सवारों की जान यहां बच गई। एक युवक को मामूली चोट आई है, घायल को पहले ग्वालियर और फिर सवाई माधोपुर में उपचार कराया गया। डांग क्षेत्र के करणपुर में महाराजपुर वन क्षेत्र के चौहान का नाला की पूरी घटना बताई जा रही है। वन अधिकारियों के अनुसार टाइगर T80 तूफान का बताया जा रहा हमला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में टाइगर T80 का मूवमेंट, वन अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से सावधान रहने की भी अपील की है। तो टाइगर का बाइक सवारों पर हमला, तो बाइक सवारों पर टाइगर के हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन अधिकारियों के अनुसार टाइगर T80 तूफान का यह हमला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों से सावधान रहने, सतर्क रहने की अपील यहां की गई है।